सो फ्रेंड्स, एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है। बीइंग एन एम्बिशियस पर्सन, अगर अपनी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते थ्रू प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आपके एम्बिशंस है उस तरफ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इनफैक्ट लोग आपको अजीब नज़रों से ही देखेंगे, क्योंकि आप बातें बड़ी-बड़ी कर रहे होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे होंगे। मेरे पास आज इस तरह के 3 एग्ज़ाम्पल्स हैं, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल्स हैं, क्योंकि ये लोग तीनों के साथ मैं बात कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैं कंटेंट बना रहा होता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे लोग इस तरह के आते हैं। चाहे वो उर्दू, हिंदी स्पीकिंग हो, चाहे वो अरबिक स्पीकिंग हो, या कोई भी नेशनैलिटी से हो, क्योंकि मैं लिंक्डइन के भी ऊपर भी कंटेंट बनाता हूँ। तो लोगों को और मेरा इंग्लिश चैनल भी है, तो इस वजह से लोग बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं जो कि मुझे नहीं पता होता। मैं समझता हूँ कि शायद उसमें क्या ही देख लेंगे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, तो मुझसे वो अप क्लोज़ हो जाते हैं। बहुत सारी बातें मुझसे कर रहे होते हैं जो कि नॉर्मल लोगों से शेयर, इवन अपने क्लोज़ फ्रेंड से शेयर नहीं करते। तो जब उस तरह की बातें मुझे पता चलती हैं, तो मुझे बहुत सारी इनसाइट्स मिलती हैं। तो मैं इस तरह की 3 प्रैक्टिकली, जो लोग मुझसे बात जिन्होंने अभी रिसेंटली 1 महीने के अंदर मुझसे बात की है, मैंने कहा इसको एक कंपाइलेशन बना लिया जाए और उसको मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लूँ, और उसके जो एक्चुअल प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जो इन तीनों केसेज़ के अंदर आपको लेने पड़ेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। केसेस किस तरह के हैं? केसेस इस तरह के हैं कि एक साहब हैं जो कि करियर में रोड ब्लॉक है उनका, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, ना सिर्फ़ अपनी कंपनी के अंदर, बल्कि ये कि वो किसी और जॉब को भी देख रहे हैं, तो वो उसके अंदर भी आगे कुछ नहीं कर पा रहे। दूसरे साहब, अच्छा, इन सब की एजेस जो हैं वो बिटवीन 30 टू 45 के दरमियान है। इसमें अर्ली एजेस के जो लोग हैं, जो कि करियर के अंदर हैं या साइड हसल्स करना चाहते हैं, वो हैं, और कुछ लोग वो भी हैं जो कि मिड लाइफ क्राइसिस के अंदर हैं, और उसके बाद उनको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या करें। तो पहला जो मैंने बताया आपको केस, जिसके अंदर वो करियर रोड ब्लॉक था। दूसरा केस के अंदर जो यंग पर्सन है, वो चाहता है कि उसके अंदर एनर्जी है इस वक़्त बहुत ज़्यादा, तो वो ये चाहता है कि ठीक है, जॉब तो सही चल रही है, लेकिन मैं और भी कुछ करूँ। तो साइड हसल्स के बारे में उससे मैंने बात की थी। तो उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरे साहब बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जो कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके परेशान हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक किस्म के का बंदा है। और इस तरह की जो 45 की एज में आकर एम्बिशियस हो जाते हैं ना लोग, कि मुझे अब बहुत जल्दी पैसा बनाना है और मैंने अपना टाइम सारा ज़ाया कर दिया है। उस तरह के लोग बहुत खतरनाक होते हैं अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए। तो उनके बारे में बात करेंगे। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल के ऊपर हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को, लाइक कर दें इस वीडियो को। मेरा नाम वली खान है। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर इस चैनल के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट भी होती हैं इस चैनल के ऊपर। आप ऑलमोस्ट 800 वीडियोस देख सकते हैं। मेरा एक न्यूज़लेटर भी है, उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी, कम्युनिटी है, उसको जाके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कोर्सेज़ भी लॉन्च करता रहता हूँ, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। मेरा अभी लाइव कोहोर्ट चल रहा है, ऑफ कोर्स वो लाइव है, तो इस वक़्त आप जब वीडियो बना रहा हूँ तो उसमें तो जॉइन नहीं कर सकते, लेकिन जब उसकी प्रॉपर कोर्स में कन्वर्ट होगा, तो उस टाइम पर आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी मेरी साइड हसल्स हैं। मैं लिंक्डइन के ऊपर काफ़ी एक्टिव हूँ, उस पे आप मुझको जाके देख सकते हैं। अब हम इन 3 लोगों की बात करते हैं। थोड़ा-सा मैं इनको डिस्क्राइब कर दूँ। ये जो 3 लोग हैं, इनमें से जो पहले साहब हैं, वो ऑलमोस्ट 45 ईयर्स की एज में हैं। वो साहब जो हैं, वो करियर रोड ब्लॉक पर हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा आगे क्या करें। जो अपनी एक्जिस्टिंग जॉब है, उसमें वो नहीं एक्सेल कर पा रहे। पिछले 5-10 साल से ऑलमोस्ट सिमिलर किस्म की पोज़ीशन पर हैं। अब उनको ख़्याल आ रहा है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये रियलाइज़ेशन उनको पिछले 1-2 साल से है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर पा रहे का मतलब ये है कि जब वो मुझसे मिलते हैं, तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो जब जब भी मुझसे बात करते हैं, तो वो मुझसे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मुझसे क्रिकेट की बात करते हैं, मुझसे और डिफरेंट किस्म की बात करते हैं, और मुझसे जब मैं उनको बात करता हूँ कि यार ये बातें मुझसे ना करें, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बहुत आगे चला गया हूँ। इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। ना पॉलिटिक्स का, ना क्रिकेट का, ना किसी और स्पोर्ट्स का। आपकी एज के अंदर अगर आपको फैमिलीज़ की प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी पैसों की प्रॉब्लम है, अगर आपको अपनी जॉब की प्रॉब्लम है, तो क्रिकेट में क्या हो रहा है ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है ये आपका प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपका प्रॉब्लम पहले अपने घर के इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना चाहिए। लेकिन फिर भी उनका ये एटीट्यूड नहीं खत्म होता। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, जिनके अंदर आप इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भी हूँ, इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके अंदर आपको अपनी जो एक्टिविटी है वो कम करनी पड़ेगी। पैसिवली आप देखते रहें, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन एक्टिवली अगर आप 2-2 घंटे लोगों से बहस करते रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एज़ आई सेड, ये जो टेस्ट केसेज़ हैं, इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल, जो कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ मेरे ऑब्जर्वेशन हैं, वो मैं इस वीडियो के टुवर्ड्स द एंड करूँगा। दूसरा केस, मेरा एक फ्रेंड है, यंग है, 30s में है, बल्कि अर्ली 30s में है। अभी उनसे मेरी बात हो ही रही थी। वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन है। अच्छा, अब ये जो स्पोर्ट्स होती है ना, स्पोर्ट्स के अंदर मैं कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इवन 25 के हैं, तो ठीक है, आप पैशनेट होते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन जब वही पॉइंट है, इससे पहले वाली केस के अंदर, अगर आपका रोड ब्लॉक आ गया है करियर में, या आप कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर हैं और आप कंप्लेन भी कर रहे हैं,
उसके बावजूद आप क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसका डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खेल सकते हैं, आपको खेलें, अच्छी एक्टिविटी है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं है, इनफैक्ट इसके अंदर कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपकी मसल बिल्डिंग नहीं हो रही होती है। लेकिन चलें अच्छी एक्टिविटी है, आप उसको खेल सकते हैं। लेकिन डिस्कस करना, जबकि आपका अपना जो सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ैर, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि मैंने कहा यार आप देखें, मैं पाकिस्तान की स्पेसिफ़िकली बात करता हूँ, जीसीसी की बात करता हूँ। तो यहाँ पर मुझे ये बताएँ, आप इतना ज़्यादा क्रिकेट देखते हैं, मुझे ये बताएँ कौन-सा ऐसा क्रिकेट का चैनल है अपार्ट फ्रॉम सम लेट्स से जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, उनके अलावा, कौन-सा ऐसा चैनल है जो कि इंडिजिनसली किसी बंदे ने स्टार्ट किया हो, पिछले 4 साल के अंदर उस पे बात की हो, रोज़ाना वीडियोज़ अपलोड की हो, क्योंकि क्रिकेट तो रोज़ाना ही हो रही होती है ना। कभी कोई लीग हो रही होती है, कभी कोई टेस्ट मैच हो रहा होता है, कभी कोई वनडे हो रहा होता है, कभी कुछ हो रहा होता है, कभी कोई न्यूज़ आ रही होती है, कुछ ना कुछ रोज़ाना हो रहा होता है। आप वही चीज़ जब व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं उसको कंटेंट के ऊपर लेके आ जाते? मैं ऐसे चैनल्स को नहीं जानता, जो यूट्यूब पे क कुछ कर रहे हों या फेसबुक पे कुछ कर रहे हों ऑन डेली बेसिस। अगर आप डेली बेसिस कुछ करेंगे, तो जब कोई टाइम आएगा, जिस टाइम पर एक्चुअल में अच्छा मैच हो रहा होगा, तो लाज़मी लोग आपको देखने आएँगे। क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है जो कि लोग पागल हैं उसके लिए। सो उन पागलों को आपको एक चैनलाइज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि यार अगर आपने किसी चीज़ के को का फ़ायदा उठाना है, तो उन जो बेवकूफ़ लोग हैं जो कि देखना चाहते हैं उस चीज़ को, आप उनको गैदर कर लें अपने साथ। तो आपके पास अगर इतनी नॉलेज है जो कि आप ऑफ़िस के अंदर बैठकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं क्रिकेट के लिए कि उसने ये शॉट गलत खेला था। आप भले कोई नॉनसेंस बातें ही कर रहे हो, लेकिन वही नॉनसेंस बातें आप यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू कर दें, देखें आपके पास कितनी फ़ॉलोइंग आती है। जो बड़े-बड़े व्लॉगर्स हैं पाकिस्तान के, इंडिया के, वो लोग भी तो यही कर रहे होते हैं ना, आप उनको गालियाँ दे रहे होते हैं, बट वो अपने लिए तो सही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो लोग सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अपने लिए तो सही कर रहे हैं। आप अभी तो किसी चीज़ के लिए सही नहीं कर रहे हैं ना, ना आप अपनी सराउंडिंग के लिए सही कर रहे हैं, क्योंकि आप जिन बंदों से बातें करते हैं, जिन लोगों से बातें करते हैं, उनको भी टॉक्सिक कर देते हैं अपनी बातों से। और जो अपनी फैमिली है, उसके साथ भी आपने अच्छा नहीं किया हुआ, क्योंकि आपको एक फ्रस्ट्रेशन है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे। सो अगर आपको कुछ करना है तो उसको चैनलाइज़ करना होगा। कुछ नहीं तो एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे ही चले जाएँ, रोज़ की कोई पोस्ट डाल दें, लेकिन कुछ ना कुछ करें। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे, आप वही 2 घंटे जो ज़ाया कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ बातें करने में क्रिकेट के ऊपर, वही चीज़ आप चैनलाइज़ करें कि एवरी डे आपको हाफ एन आवर के लिए कोई ना कोई कंटेंट प्रिपेयर करना है, कुछ ना कुछ बनाना है। जो हमारा तीसरा एक टेस्ट केस है, जिसके अंदर एक वो भी 45 इयर्स के हैं, और वो उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अच्छा, वो हैं भी नॉन साउथ एशियन, एक अरबी है वो, और उसने मुझसे ये बोला कि यार मैं 45 का हो गया हूँ, मुझे कोई जो है बेस्ट तरीका बताओ। तो मैंने अपनी कोर्स की स्लाइड्स खोल ली उसके सामने। मैंने कहा देखो मैं कोर्स दे रहा होता हूँ ये, तुम ये जो कुछ पॉइंट्स थे, मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये देख लो उसके अंदर। उसने बोला नहीं, नहीं यार ये तो तुम कितना बता रहे हो मुझको, ये तो इसके अंदर मैक्सिमम 8% का रिटर्न है साल का, मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि मैं 45 का हो गया हूँ और अब मेरे पास टाइम कम है। आई नीड टू मेक मोर मनी। और ये तुम ये देखो, मुझे फिर एक उसने ईटीएफ दिखाया यूएस का, जो कि यील्ड मैक्स का था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा खतरनाक है। ये तो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर। ये तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करता तुम जैसे बंदे के लिए। ठीक है, अगर आपके पास फन मनी है और आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ये वही बंदा है जो डोजकॉइन के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, और कोई ऐसा स्टॉक हो जाए जिसके अंदर बिल्कुल नीचे चला गया और उसके बाद उसको लग रहा हो कि ये बाय करेगा, तो फिर पता नहीं 2-3 लोगों को फॉलो भी कर रहा था। ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिन लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं पता, उनको ये लगता है कि टाइम गुज़र चुका है और अब आगे कोई टाइम नहीं बचा है, और अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डबल ट्रिपल की बात करूँगा। ये परसेंटेज टर्म के अंदर 8% 10% साल का, ये कुछ भी नहीं है। ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। कभी-कभी इस तरह के लोगों के तुक्के लगते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा डोजकॉइन जो गया था डबल ट्रिपल, जो तुम्हें डबल उस ऑलमोस्ट उसका रिटर्न था, उसका क्या हुआ? उसने बोला यार मैंने डोजकॉइन बेचकर वो एक स्टॉक था जो कि ऑलमोस्ट कोई 70% डाउन हो गया था। मुझे पता था वो ऊपर जाएगा, मैंने उसमें डाल दिए पैसे। वो डाल दिए मैंने तो $3000 का नुकसान हो गया उसमें। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या हुआ? तुम यही करते रहोगे। मतलब एक चीज़ से पैसे बनाओगे, दूसरी चीज़ में पैसे डाल ख़त्म करोगे, तो ये जो नेट रिज़ल्ट होगा, ये शायद तुमको उस उतना रिज़ल्ट भी ना मिले जितना तुम एक कोई इंडेक्स फंड या नॉर्मल एक इन्वेस्टमेंट थीसिस लेके चलोगे तो शायद उसमें मिल जाए। तो इन चीज़ों को करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में नहीं आई बात। वो यील्ड मैक्स का ही मुझसे बात कर रहे थे कि यार इसके ऊपर तुम वीडियो बनाओ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने कहा नहीं, इस तरह की चीज़ों पे मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए बेहतर हो सकती हैं, लेकिन मुझे पता है मेरी ऑडियंस किस तरह की है। कोई नया बंदा जिसको मैं बात करता हूँ सरवा की, बराका की,
या स्मार्ट क्राउड की, स्टेक की, इस तरह की प्लेटफ़ॉर्म्स की बात करता हूँ या पाकिस्तान के स्टॉक्स की, उनको वही चीज़ें समझ नहीं आती, तो उनको ये चीज़ तो उनके लिए इतना ओवरवेल्म हो जाएगा, बल्कि उनको लगेगा पैसे इसी तरह से बन सकते हैं। यील्ड मैक्स का जो आई थिंक डिविडेंड का रिटर्न है, वही ऑलमोस्ट कोई 90% 80% जो मैं देख रहा था, उसके कुछ ईटीएफ्स इस तरह के हैं जो 90-80% का रिटर्न दे रहे हैं। लेकिन उसकी एक तो हिस्ट्री नहीं है, उसके इतने मसले, वो ऑप्शंस डेरिवेटिव्स के ऊपर है, वो मार्केट जब ऊपर जा रही है तब तक बहुत अच्छा है, मार्केट जब नीचे आएगी तो आपको लग पता जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना हो। अगेन इस जो भी मैंने इस इधर प्लेटफ़ॉर्म्स के का नाम लिया है, ज़िक्र किया है, उनके सबके रेफ़रल लिंक्स नीचे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, उनको आप जाके देख सकते हैं। सर्वा के अंदर आपको $50 का रेफ़रल बोनस मिल सकता है, बराका के अंदर भी ऑलमोस्ट $25 अप टू $25 या अप टू $45 अप टू $45 का रेफ़रल बोनस मिल सकता है। स्मार्ट क्राउड गेटस्टेक के अंदर आपको अप टू 250 दिरहम्स का रेफ़रल बोनस मिल सकता है। ये सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ये मैंने खुद मैं यूज़ करता हूँ पिछले 3-4 साल से, जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, इनके ऊपर मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, रिलायबल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बंदा भी सर्वा ही यूज़ कर रहा था। जो पैसे डुबो रहा था, वो सर्वा यूज़ करके डुबो रहा था। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट फ़िलॉसफ़ी सही नहीं थी। इसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ अपने चैनल के ऊपर, आप उसको मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाई भी है 2024 का, जो इन्वेस्टमेंट सिनेरियो था, जो मेरे अपने स्टॉक्स थे या मेरी अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो अभी होपफुली विदिन 2024 आएगी। अब आते हैं प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर, कि प्रैक्टिकल टिप्स आप क्या-क्या कर सकते हैं। ये बिल्कुल ड्रिल डाउन प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये मैंने ये खुद यूज़ की हुई हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर अभी लास्ट वीकेंड ही मैंने जितनी चीज़ें की हैं, वो मैंने कहा, मैं खुद अपने एक दोस्त को बोल रहा था कि यार, ये मैंने अपने पार्किंसंस लॉ के ऊपर जो मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट की थी, उसको तबाह कर दिया। तकरीबन मैंने कोई 4 पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी। एक कामिल के साथ, ज ज इसके साथ मैंने पहले भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड की हुई है। एक सॉरी, नदीम भाई और जो हमाद भाई हैं, उनके साथ रिमोट पॉडकास्ट थी, वो रिकॉर्ड की। हमारा एक कोर्स आने वाला है, उसके बारे में वो पॉडकास्ट थी। इसके अलावा आमिर जिवानी के साथ मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, जो कि कैनेडियन टैक्स कंसल्टेंट हैं, जो कि यूएई में भी टैक्स देखते हैं, तो उनके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की थी, वो भी ऑनलाइन थी। इसके अलावा जो कामिल के साथ थी, वो रिमोट नहीं थी, उसके लिए मुझे बिज़नेस पे ही जाना था, और वहाँ पर रिकॉर्ड करके वापस आना था। उसी दिन, जिस दिन मैंने ये काम किया, उसी दिन मैंने एक जो कोर्स था मेरा, उस कोहोर्ट था, उसको डिलीवर किया। इसके बाद मैंने सलमान भाई होते हैं हमारे एक बहुत पुराने, जो टेलीकॉम से, क्योंकि मैं टेलीकॉम से रिलेटेड हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 15 लोग हैं टेलीकॉम के, जो कि चाह रहे हैं कि तुम्हारा कंटेंट देखते हैं, तो चाह रहे हैं तुम्हारी करियर ट्रांज़िशन जो हो रही है, वो किस तरह से हो रही है, उसकी स्टोरी जानना चाहते हैं। उनके साथ तकरीबन 2 घंटे की मैंने एक लाइव सेशन किया था। उसकी रिकॉर्डिंग भी है। आई डोंट नो कि मैं अपलोड करूँगा कि नहीं करूँगा, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग है। इफ यू वांट, आई कैन अपलोड दैट एज़ वेल। एक मैंने वीडियो रिकॉर्ड की 2024 के बारे में, जो मैं अभी बात कर रहा था कि उसमें क्या ट्रांज़िशन थे, और किस तरह से इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स दिए हैं, उसके बारे में बात की। मैंने एक रिमोट वीडियो एडिटर हायर किया, उससे ज़्यादा उसके साथ नेगोशिएशन की। हाल्फ अ डे ओवर दैट ल ज ये सारी चीज़ें मैं एक वीकेंड पे कर रहा हूँ। हाल्फ अ डे ऑफ दैट वीकेंड मैंने फैमिली के साथ स्पेंड किया, क्योंकि उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था। बच्चों की छुट्टियाँ हो रही हैं, तो वो भी करना ज़रूरी था। मल्टीपल शॉर्ट वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं, उनको शूट भी किया है। इसके अलावा कुछ लिंक्डइन पोस्ट तो मैं हर रोज़ ही कर रहा होता हूँ, तो वो भी मैंने की थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने की हैं बिकॉज़ ऑफ दिस वन ट्रेड। ये जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, सिर्फ़ एक वजह से, मैंने कैलेंडर के अंदर अपने सारे टाइम्स को ब्लॉक किया हुआ था। मुझे पता था कि मुझे जो कामिल के साथ पॉडकास्ट करनी है, उसके अंदर मुझको 3 घंटे लगने हैं, क्योंकि मुझे जाना है, वहाँ रिकॉर्ड करना है, वापस आना है। 3 घंटे नहीं, साढ़े 3-4 घंटे लग गए थे मुझको, तो वो मैंने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक कर लिया था। उसके बाद मुझे कोर्स डिलीवर करना है, उसके लिए मैंने थोड़ा-सा टाइम ब्लॉक किया हुआ था, जितना भी मुझे समझ में आ रहा था। उसके बाद मैंने सलमान भाई के साथ जो मैंने सेशन किया था, उसके लिए मैंने टाइम ब्लॉक किया हुआ था। इसी तरह से जब मैंने रिमोट पॉडकास्ट की हुई थी, उनके लिए टाइम ब्लॉक किया हुआ था। टाइम ब्लॉकिंग इज़ वेरी, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप टाइम को छोड़ देंगे ना, पार्किंसंस लॉ यही कहता है। पार्किंसंस लॉ इज़ द आइडिया दैट वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द अवेलेबल टाइम। यानी कि जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, आपने उसको अनबाउंड छोड़ा हुआ है। कोई उसमें टाइम बाउंडेड ब्लॉक्स नहीं है। तो फिर आप पूरे दिन में एक पॉडकास्ट नहीं कर सकते। पूरे दिन में एक काम को फिनिश नहीं कर सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना टाइम को कंट्रोल करें थ्रू कैलेंडर। गूगल कैलेंडर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मैं जो 2-3 ऐप्स यूज़ करता हूँ, उसके अंदर गूगल कैलेंडर, गूगल शीट, नोशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाज़मी आपको यूज़ करनी चाहिए टू एलोकेट द टाइम फॉर व्हाटएवर यू वांट टू डू। ये तो अभी हम उसकी बात करें कि टाइम को कैसे आपको यूज़ करना है।
व्हाट्सएप कम्युनिटी सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप्स, ये जो फ़ेसबुक की रील्स हैं, इंस्टाग्राम की रील्स हैं, ये तो मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी हैं, ये तो मैं देखता ही नहीं हूँ। हाँ, डूम स्क्रॉलिंग मैं कर रहा होता हूँ अभी भी, लेकिन मुझे पता होता है ये इंटेंशनल डूम स्क्रॉलिंग है, इसके अंदर मुझे 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा तक कभी-कभी मैं यूटिलाइज़ कर देता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये मेरा ज़ाया करने वाला टाइम है। इसके अंदर मैं स्ट्रेस को भी कभी-कभी मैं फ़ॉरगो कर रहा होता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि अच्छी चीज़ है, लेकिन ये कि कभी-कभी मुझे पता होता है कि ये टाइम मेरा किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज़ेशन होती है, तो मैं वैसे ही कैलेंडर पे जाता हूँ, अपना इस टाइम को भी ब्लॉक कर लेता हूँ। सो टाइम ब्लॉकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आपके बड़े टारगेट्स हैं, उसको आप छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में ब्रेक करें। ये मेरा एक और पॉइंट था कि जब भी मुझे सोचना है कि लेट्स से मुझे अब एक बड़ा टारगेट क्या है कि आपको अपनी जॉब छोड़नी है। छोटा टारगेट क्या है कि आपको अपना यूट्यूब चैनल बनाना है। उससे छोटा टारगेट क्या है कि मुझे उसके अंदर 500 वीडियोज़ अपलोड करनी है। अब कितनी 500 वीडियोज़ कितने दिन में अपलोड करनी है? लेट्स से आपने कहा कि मुझको 2 साल में अपलोड करनी है। हर हफ्ते की कितनी वीडियोज़ हो गई? इतनी वीडियोज़ हो गई। लेट्स से हफ्ते की 2 वीडियोज़ डालनी है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या करना होगा? मुझे समझना होगा, मुझे सीखना होगा। उसके लिए मैं टाइम कैसे एलोकेट करता हूँ उन एक्स्ट्रा कामों के लिए? ये सारी चीज़ें ब्रेकिंग डाउन द बिगर थिंग इंटू स्मॉलर चंक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। जब आपको सोचना है कि जॉब चेंज करनी है, जॉब से चेंज करने के लिए आपको क्या करना है? नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्किंग के लिए टाइम निकालना है, लोगों से बात करनी है, लिंक्डइन के ऊपर टाइम निकालना है। ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक आप अपने एंड गोल पे नहीं पहुँच सकते। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी आप वर्कआउट करें, तो उसमें जो नेगेटिव लोग हैं, उनसे या तो दूर रहें या फिर उन नेगेटिव लोगों की एनर्जीज़ को, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, उनको पॉज़िटिविटी में कन्वर्ट करें। ये मैं हमेशा से मेरा जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जब से स्पेशली मैंने इस पे इम्प्लीमेंट किया और ये बहुत कामयाब रहा है। और उसकी मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पहले तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ नेगेटिव लोगों से दूर रहने की। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर हैं और आपको लगता है ये बंदा चेंज नहीं हो सकता, तो उससे आप कोशिश करें कि इंटरैक्शन ना करें। या इवन आप फिज़िकल सिनेरियो के अंदर भी, अगर आप ऑफ़िस एनवायरनमेंट के अंदर हैं और आपको लगता है कि सामने वाला बंदा नेगेटिव है, उसके साथ इंटरैक्शन कम से कम कर दें, अपनी काम से काम रखें। अगर आप और अगर आपको लगता है कि इससे तो आपका इंटरैक्शन ख़त्म हो ही नहीं सकता, फिर एक और काम हो सकता है और वो बहुत अच्छा काम है कि आप उस बंदे की नेगेटिव एनर्जी को कन्वर्ट करें अपनी पॉज़िटिविटी के अंदर। मैं इस तरह के 2-3 लोगों के थ्रू जिनको मैं नेगेटिव समझता हूँ और वो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, उन लोगों की जो भी क्रिटिसिज़्म होती है, मैं उसको चैलेंज लेता हूँ। वो कहते हैं कि यार तुम्हारा ये कंटेंट अजीब-सा था, इसके अंदर ये मसला था, तो मैं कहता हूँ ठीक है, इसको मैं इम्प्रूव करूँगा। इट विल इम्प्रूव एंड शो इट टू यू द नेक्स्ट टाइम दैट ये अब मैंने इसको इम्प्रूव कर दिया, और वो मैं खुद नहीं बताता उनको, लेकिन वो जब देख रहे होते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंट हो गई हैं और अब प्रोग्रेस की तरफ चीज़ें जा रही हैं। अगर आपका कोई कोलीग आपको कहता है कि ये गलत है, तुम्हें ये नहीं आता ये करना, ये किस तरह से किया हुआ है, आप उसको चैलेंज लें। आप उसको कन्वर्ट करें उस नेगेटिविटी को उस पॉजिटिविटी में, कि नेक्स्ट टाइम वो ये बात कर ही ना सके। ऑल्दो दिस इज़ टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि आप सामने वाले को अपने आप को इम्प्रूव करें जस्ट बिकॉज़ कि सामने वाला आपको नेगेटिव हेट दे रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो आप इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन थिंग आल्सो दैट चेंज्ड माय लाइफ, क्योंकि मैंने इस तरह के चैलेंजेस लिए अपने ऊपर खुद से, किसी और ने नहीं दिया था मुझको, मैंने खुद लिए ये चैलेंजेस और उससे इम्प्रूवमेंट आई है। इसी तरह से कुछ लोग नेगेटिव नहीं होते, बट वो टाइम वेस्टर्स होते हैं। मतलब वो आपसे बात करना शुरू करेंगे तो इधर से उधर लेके चले जाएँगे। आपसे क्रिकेट के ऊपर बात करेंगे, आपसे ऑफ़िस पॉलिटिक्स पे बात करेंगे, आपसे वो बात करेंगे जिसका कोई सर ना है, ना पैर है और ना आपके लिए कोई उसका मीनिंग रखता है। लेकिन कभी-कभी आपको सुनना भी पड़ती है वो बातें, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया है कि ये बंदा हमेशा इसी तरह की बातें करता है, तो आप उसको चेंज करते हैं। अब जैसे मुझसे कोई बात करता ही नहीं है पॉलिटिक्स के ऊपर। मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल गया कि मुझसे बात करना भैंस से आगे बीन बजाने के इक्विवेलेंट है। अगर मुझसे कोई पॉलिटिक्स या क्रिकेट पे बात करता है, पहले बहुत सारे लोग करते थे कि यार इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इर्रेलेवेंट लोग चीज़ें कर रहे होते थे जिसकी डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो अगर आप अपना पर्सोना इस तरह का बना देंगे, तो लोग आपसे उस तरह की बात नहीं करेंगे, बल्कि पॉज़िटिव माइंडसेट से पॉज़िटिव बातें करेंगे। और ये टाइम लगता है, इसमें 2 साल, 3 साल भी लग सकते हैं, बट इट विल इवेंचुअली कम। और आपके बहुत पुराने फ्रेंड्स जो कि आपके साथ बहुत पुराने लोग हैं, मैं नहीं कहता कि उनसे ताल्लुक ख़त्म कर दें, लेकिन उनको भी आपको पॉज़िटिवली चेंज करना है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि अपना पर्सोना थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएँ और उसको पॉज़िटिव रखें। मुझसे जिस तरह से जो पहली एग्ज़ाम्पल थी या दूसरी एग्ज़ाम्पल थी जिसके अंदर मेरे फ्रेंड ने कहा था कि हम क्या कर सकते हैं साइड हसल्स के अंदर। तो मैंने उनको कहा था कि यार तुम क्रिकेट पे बात करते हो, तुम यूट्यूब चैनल खोल लो। लेकिन उससे पहले जो उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है वो
कि आप जो एग्ज़िस्टिंग काम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करें। जैसे अगर आप ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, तो अपने ऑफ़िस वर्क को इम्प्रूव करें, अपनी एक्सेल को इम्प्रूव करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इम्प्रूव करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप इम्प्रूव करेंगे, आपकी जो ऑफ़िस लाइफ़ है, वो ड्रास्टिकली चेंज होगी क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत नई-नई चीज़ें पता चलेंगी और कैसे अपने वर्क फ्लो को इम्प्रूव करना है, वो आपको पता चलेगा। मतलब म ये समझें और ये समझें कि ये दुनिया, ये समंदर है। आपकी लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती है। मैं अभी जो टेलीकॉम ग्रुप से मैंने एड्रेस किया था, उसके अंदर मैं उनको यही बता रहा था कि मेरे कोर्स के अंदर एक स्पेसिफिक चीज़ थी रिगार्डिंग जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर एक फ़ॉर्मूला था जो कि अच्छे-अच्छे इंजीनियर्स को नहीं पता होगा। वो इंजीनियर्स के लिए यूज़ भी नहीं होता, लेकिन वो पर्सनल फाइनेंस में यूज़ होता है। बल्कि आप कमेंट में लिख के बताएँ कि वो कौन-सा फ़ॉर्मूला है, मैंने कोर्स में वो एड्रेस किया हुआ है। ये फ़ॉर्मूला है बेसिकली, अगर आपको अपनी जो कैश फ्लो बन रहा है, आपका जो एनुअलाइज़्ड रिटर्न बन रहा है, जो भी आप एसेट लेते हैं और उसका जो एनुअलाइज़्ड रिटर्न बनता है, उसके रिलेटेड है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके इस एसेट ने आपको ये रिटर्न दिया। तो वो फ़ॉर्मूला उनको नहीं पता था। सो ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी चीज़ के ऊपर 20 साल से काम कर रहे हैं और आप उसमें मास्टर हैं, आपको समझ में आपको लगता है कि सब कुछ सीख लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता, आपने बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जानी होती हैं। सो अपने वर्क वर्क प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें ताकि आपके पास साइड हसल्स के लिए टाइम बचे। ये उसी तरह से एनालॉजी बनती है कि जब तक आप अपना इमरजेंसी फंड सेव नहीं करते, मेक श्योर नहीं करते, साइड में है आपके पास इमरजेंसी फंड, जब तक आप इन्वेस्टमेंट्स की तरफ नहीं जाते। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप इमरजेंसी फंड नहीं होगा, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कल को इन्वेस्टमेंट नीचे जाती है और आपको कोई पैसे भी चाहिए होते हैं, तो आप उनको आपको इन्वेस्टमेंट से निकालना पड़ेगा और वो पैसे ऑलरेडी नेगेटिव में होंगे। सो इमरजेंसी फंड पहले बिल्टअप करना चाहिए। इसी तरह से साइड हसल से पहले आपको अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी जॉब के अंदर ही रह के काम करना है और अभी आप जॉब नहीं छोड़ सकते और आपको साइड में कुछ काम करना है, तो अपनी जॉब की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करें और उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक्सेल की एक एग्जांपल थी, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। इन द एक्सटेंशन ऑफ दिस पॉइंट, एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ये चीज़ें नेचुरली कुछ लोगों में होती हैं, बहुत कम लोगों में होती हैं, लेकिन कुछ लोग इसको डेवलप करते हैं। मैंने भी डेवलप किया और बहुत सारे लोगों ने डेवलप किया है और उससे, बल्कि वॉरेन बफे का एक बहुत मशहूर वाक़या है, मैंने अपने लिंक्डइन पे भी डाला था। आई डोंट नो कि कितना सही है, लेकिन उसका ये कोट तो मैंने देखा हुआ है। ये हुआ था कि नहीं हुआ था, ये मुझे नहीं पता, कि उसने बोला था कि मैंने $100 का एक कोर्स लिया था अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, और कम्युनिकेशन इज़ समथिंग व्हिच आप अगर आप इंप्रूव करते हैं, तो ये आपके जो वेल्थ जनरेशन के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 100% इम्पैक्ट करती है। कुछ लोगों का 50% टू 100%, उसने 50% बोला था, 50% टू 100% इम्पैक्ट करती है आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी के लिए। आप कम्युनिकेशन इंप्रूव कर लें, आपकी वेल्थ में इम्प्रूव नेट वर्थ में इम्प्रूवमेंट आएगी। उसने $100 का कोर्स लिया था और उसके बाद वॉरेन बफे जैसा बंदा ये बात कर रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स कोई इट इज़ अ नो ब्रेनर कि आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, चाहे वो ऑफ़िस एनवायरनमेंट हो, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों या कुछ भी हो। तो उसके अंदर ये चीज़ जब इम्प्रूव होगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी नेट वर्थ बढ़ेगी। अगर आप ऑफ़िस एनवायरनमेंट के अंदर हैं, तो 3 लोगों से बचना है आपको। वो 3 लोग कौन से हैं? उनमें से आपको वो मिलेंगे जो पैसिव रेज़िस्टर्स होंगे, जो हर चीज़ के अंदर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको कहेंगे कि यार करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो जितना क पैसे मिल रहे हैं, हमें उतना काम करना चाहिए। तो इस तरह के पैसिव रेज़िस्टर से बचना चाहिए और आपको उस कैटेगरी के अंदर नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो लोग आपको अगेन वो होंगे पैसिव रेज़िस्टर्स, डायरेक्टली आपको कुछ नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन आपके माइंडसेट को चेंज कर रहे होंगे। तो उस तरह के लोगों से बचना चाहिए ऑफ़िस एनवायरनमेंट के अंदर। कुछ लोग होते हैं ग्रुपिस्ट, यानी कि ग्रुप बना लेते हैं। आप अगर आप उनके क्लैन के अंदर नहीं हैं, तो आपको वो साइड में कर देंगे, कोई मसला नहीं है। और आप उस पॉलिटिक्स के अंदर अगर वो टॉक्सिक पॉलिटिक्स बना दी है ऑफ़िस के एनवायरनमेंट में, तो ट्राई करें कि आप उसका पार्ट ना बनें, और अगर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो आप ट्राई करें फिर उस एनवायरनमेंट से निकलने की, कुछ भी करके। क्योंकि वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट कर रही होती है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं नॉलेज होर्डर्स। उन बंदों से तो आपको हर सूरत में बचना चाहिए। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ अपने वर्क प्लेस के अंदर भी, जो अपने पास लेके बैठ जाते हैं चीज़ों को। अब ऐसे लोगों को आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वो 20 साल से काम कर रहे हैं और 20 साल के अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें उनके हाथ में आ गई हैं कि अब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते। तो उसका तरीका ये है कि उस उन लोगों के साथ आपको पॉलिटिकली ही प्ले करना पड़ेगा। उनसे जब काम है, तो उनके साथ आपको उसी लेवल के ऊपर जाकर बात करनी पड़ेगी। आई नो कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट नॉलेज होल्डर्स के साथ आपको एक स्पेसिफ़िक तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि
उनके साथ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। सो हर जगह के इश्यूज़ डिफरेंट होते हैं और हर सिचुएशन को टैकल करने का तरीका भी डिफरेंट होता है और ये चीज़ें जब आपको समझ में आएँगी, जब आप प्रैक्टिकली खुद से जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको हेड ऑन लेना शुरू करेंगे। आजकल के ज़माने में लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी जॉब के बारे में सोच रहे होते हैं और उनको लगता है कि ये एक बॉक्स है, इसी के अंदर रहना है। अगर ऐसे लोग हैं तो आई डोंट माइंड दैट बिकॉज़ जॉब भी ऑफ़ कोर्स बहुत सारे लोगों को करनी है, साइड हसल्स करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जॉब के अंदर ही हैं, तो मेरा एक कोलीग है बहुत अच्छा, वो लिंक्डइन पे कुछ वीडियोज़ बना रहा था, वो उसने कुछ नई टर्म्स यूज़ की जो कि मुझे नहीं पता थी। उसने एंटरप्रेन्योर यूज़ किया। अच्छा नॉर्मली जब अरब की साइड पे लोग कभी-कभी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, तो मैंने कहा यार शायद ये भी इसने एंटरप्रेन्योर की जगह एंटरप्रेन्योर आई से स्टार्ट कर दिया उसको। तो मैंने उससे ऐसी बात की, तो उसने बोला नहीं ये एक वर्ड है एंटरप्रेन्योर और तुम्हें नहीं पता इसका? मैंने कहा नहीं। कह रहा था इसका मतलब ये होता है कि आप कंपनी के अंदर रहते ही कुछ इम्प्रूवमेंट करें और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी एफिशिएंसी इम्प्रूव करें। तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए या अपनी कंपनी के अंदर रहते हुए एफिशिएंसीज़ लेकर आए हैं और उसको इम्प्रूव किया है। तो अगर आपको नहीं कोई और काम करना, बाहर नहीं जाना, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएँ, यानी कि अपनी कंपनी के अंदर एफिशिएंसीज़ लेकर आएँ, तो ऑटोमैटिकली जब आपके बॉसेस जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो देखेंगे, तो उनके लिए उनको पता होगा कि नेक्स्ट प्रमोशन किसको करनी है और अगर नहीं भी होता तो आपकी अपनी स्किल्स डेवलप हो रही हैं नेक्स्ट कंपनी के अंदर जाते हैं तो अक्सर जो इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चन होता है कि आपने अपनी करंट कंपनी के लिए क्या किया? तो आप उसके अंदर अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपने बीइंग एन एंटरप्रेन्योर क्या किया और ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी लाइक न्यू टू मी। मैंने कंटेंटप्रेन्योर सुना था, मैंने और बहुत सारी चीज़ें सुनी थी लेकिन एंटरप्रेन्योर के बाद ये एंटरप्रेन्योर एक नई चीज़ थी मेरे लिए। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ इम्पोर्टेंट। एक और पॉइंट ये है कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहें। मैंने अपने जो यूनिवर्सिटी ग्रुप है या स्कूल का ग्रुप है, मैं देखता हूँ उसमें पता नहीं क्या-क्या लोग बात कर रहे होते हैं। मैं कहता हूँ यार ये 250-300 लोग जो लोग बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर अजीब-अजीब, अगर यही 250-300 लोग कोलैबोरेट कर लें लिंक्डइन के लिए और एक-दूसरे को सपोर्ट करना शुरू कर दें, तो 250 लोग ये सारे प्रोफेशनल्स हैं एंड दे आर इन सम वेरी गुड पोज़ीशंस। तो आप सोचें कि मैं क्योंकि मैंने लिंक्डइन अब शुरू किया, देखता हूँ, मैं समझता हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। आप एक छो 2 लोगों से ही कोलैबोरेशन से ही आपकी रीच बढ़ना शुरू हो जाती है। तो आप सोचें 250 लोगों का जो मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट आएगा, वो कितना आएगा? लेकिन ऑफ़ कोर्स नहीं होते उस तरह के लोग सारे। 250 में से अगर आपको 10% भी या 25 लोग भी ऐसे मिल जाएँ, जो लाइक माइंडेड हैं या 5% भी मिल जाएँ, आप उनका एक अलग से ग्रुप बना लें। और ये मैंने किया हुआ है। मतलब हमारा एक यूनिवर्सिटी का सब ग्रुप है, जिसमें ऑलमोस्ट कोई 6-7 लोग हैं और हम कंटेंट पे बात करते हैं। तो ये आपको क्लैन बनाना पड़ेगा और मेरा एक फ्रेंड है जमील, उसी ग्रुप के अंदर उसने एक बुक रिकमेंड की थी, अभी तक मैंने ली नहीं है वो। लेकिन उसने कहा था बहुत अच्छी बुक है और ये हमारा जो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, ये उसी की बेसिस पर है। हमें हमें नहीं पता था कि हमने ये काम क्या कर रहे हैं, लेकिन बुक के अंदर इसी तरह से लिखा हुआ था कि आप अपना क्लैन बनाएँ, आप अपनी ट्राइब बनाएँ और बुक का नाम भी शायद ट्राइब है। अपनी ट्राइब बनाएँ जो कि लाइक माइंडेड लोगों के साथ हो। जैसे-जैसे आप ये काम करेंगे ना, वैसे-वैसे जो लोग वो जो 250 लोग थे और यहाँ यहाँ पर 6 लोग हैं या 6-7 लोग हैं इस ग्रुप में, वो जो 250 लोग हैं उनमें से भी कुछ लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएँगे। तो आप अपने साथ अपने आप को तो अपलिफ्ट कर ही रहे हैं, लेकिन बाकी दूसरे लोगों को भी अपलिफ्ट करेंगे। तो इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना ट्राइब ढूँढें, अपने लाइक माइंडेड लोगों को ढूँढें। ज़रूरी नहीं कि आपकी यूनिवर्सिटी या स्कूल से ही हों या कोलीग्स में से हों, बाहर से भी हो सकते हैं। मैं करंटली जिन लोगों के साथ डील करता हूँ, वो ज़्यादातर लोगों को मैंने पिछले 1-2 सालों के अंदर ड्यू टू कंटेंट उनके साथ मैं आया हूँ। मैं भी ग्रो कर रहा हूँ उनकी वजह से, वो मेरी वजह से ग्रो कर रहे हैं, हम दोनों एक-दूसरे की वजह से ग्रो कर रहे हैं, नॉट ओनली दोनों, बहुत सारे और लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ते अगर आप 40-45 साल की एज में हैं, कुछ नहीं करते आपके आपके साथ। आपको इनको मेरे ख़्याल से छोड़ देना चाहिए। मूवीज़ देखना ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज़ देख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं एंटरटेनमेंट के लिए जस्ट बिकॉज़ आप अपने आप को थोड़ा-सा स्ट्रेस फ्री करना चाहते हैं। लेकिन जस्ट वेस्टिंग टाइम ऑन दीज़ थिंग्स डज़न्ट मेक सेंस। मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाता हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि कौन से ऑप्शंस हैं यूएई में रहते हुए या जीसीसी कंट्रीज़ में रहते हुए जिनके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक पॉडकास्ट अभी रिसेंटली की थी ललित के साथ, एक इंडियन है जो कि यूएई में रहते हैं और वो उनका क्या थॉट प्रोसेस है फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।